देखिए, आज का हमारा टॉपिक है ग्रंथि और साथ में हम एक और चीज पढ़ेंगे, विटामिन। लेकिन इसे हम कल के लिए छोड़ते हैं। आज जो मेन टॉपिक है हमारा वह कौन सा है? ग्रंथि, और जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, मनुष्यों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये चर्चा कर ले कि आखिर ग्रंथि मतलब हम समझते क्या है। ठीक है, तो मैं पूछ लूं क्या आप लोगों से कि ग्रंथि मतलब क्या? और हमसे मत पूछो, हम वैसे नहीं बताएंगे। देखिए, जो ग्लैंड होती है यह यूं कहें कि बहुत सारे कोशिका का गुच्छा होती है, मतलब टिश्यू और एक ऑर्गन बन जाता है। और जब ये ग्लैंड, समझो कि ये कोई ग्लैंड है, बहुत सारी कोशिका इसमें लगी हुई है या जुड़ी हुई है, और यही ग्रंथि या यही शरीर का पार्ट जो किसी न किसी चीज का क्या कर दे? स्त्रावण कर दे, तो हम उसे क्या कहेंगे? ग्रंथि कहेंगे। जैसे अगर दैनिक जीवन में अगर बात कहें कि कौन सी ग्रंथि से हमारा मुकाबला होता है, तो सबसे पहला जो पसीने वाली, अभी थोड़ी देर अगर फैन बंद हो जाए और अभी जो मौसम के हिसाब से है तो यहाँ पर तापमान हाई है और आर्द्रता बढ़ी हुई है, तो हमें पसीना पसीना हो जाता है। और लाइट चले जाने के बाद हम हवा भी करते हैं, मतलब हमें क्या आता है? पसीना आता है। तो हमारे शरीर में कोई ना कोई तो कोई चीज होगी जो पसीने को क्या कर रही है? स्त्राव कर रही है। फिर उसी के साथ थोड़ा सा यूं करके न्यू देखते हैं तो थोड़ा चिपचिपा भी हो जाता है, मतलब तेल भी निकलता है, तेली ग्रंथि भी है। तो हमारे शरीर की वह अंग या वह पार्ट जिसमें से कोई ना कोई स्त्रावण निकले या सेक्रेशन निकले, उसे ही हम क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि समझ में आई कि यह एक कोशिका का समूह है या ऊतक का पूरा समूह है जो स्पेशल किसी नाम से जाना जाता है, जिसे हम ग्रंथि कह रहे हैं, और उसमें कोई ना कोई सेक्रेशन या स्त्रावण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। जो ग्रंथि होती है यह स्त्रावण में मुख्य रूप से दो चीज स्त्रावित कर सकती है। एक होता है आपका एंजाइम और दूसरा होता है हार्मोन। उसके साथ और भी कोई चीज, तो हाँ जी, जैसे मैंने अभी बोला है कि जो स्वेद होता है, जैसे पसीने वाली ग्रंथि, या कोई खनिज लवण, जैसे इसी के साथ और भी कोई चीज जाती है। तो जैसे जब हमें पसीना आता है और जब हम उसे चख लेते हैं तो थोड़ा सा खारा खारा लगता है, मतलब एक्स्ट्रा जो नमक होता है वह भी बाहर निकालने का काम भी करती है। मतलब कुछ अपशिष्ट पदार्थ, एंजाइम और हार्मोन के साथ साथ कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी क्या होता है? बाहर निकाले जाते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। आगे चलते हैं तो ग्रंथि जो है हमारे शरीर में दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की मिलेगी? दो प्रकार की मिलेगी। दोनों ही स्त्रावण करती है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ किसी न किसी पदार्थ का क्या कर रही है? सेक्रेशन कर रही है। लेकिन इन ग्रंथियों में मुख्य रूप से दो होती है। तो इन ग्रंथियों में कोई तो अपना स्त्रावण नलियों में करेगा। किसमें करता है? नलिका में करता है। लेकिन कोई जो होते हैं वह अपना स्त्रावण सीधे किसमें करते हैं? रक्त में ही डाल देते हैं। और इस आधार पर उस ग्रंथि का जो सीधा कांटेक्ट होता है, एक का जो रक्त में डाल रही है उसका सीधा कांटेक्ट रक्त से ही होता है, लेकिन जो दूसरा है जो किसमें कर रहा है? नलिका में कर रहा है। तो इस आधार पर ये ग्रंथियां दो भागों में बांटी गई है। एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और एक बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। और हमें जो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ आते हैं वह अंतःस्रावी ग्रंथि से आते हैं, जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। जैसे मनुष्य जब छोटा होता है या बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनमें मेल और फीमेल में हम अंतर नहीं कर पाते, है ना, कि कोई बॉय कट वाला आए तो हम पता भी नहीं कर सकते दूर से आए तो कि वो बॉय है या गर्ल है। लेकिन धीरे धीरे उनमें क्या आता है? बदलाव आना लगता है। लड़कियों की आवाज पतली होने लगती है, लड़कों की आवाज भारी होने लगती है, और भी बहुत सारे चेंज आते हैं। तो ये बहुत सारे जो चेंज होते हैं वह अंतःस्रावी ग्रंथि से निकाले गए जो हार्मोन होते हैं और हार्मोन के द्वारा होते हैं। तो हम जो पढ़ना, मतलब मुख्य हमारा जो फोकस होना चाहिए वो आज किस पर होगा? तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि पर। उसके पहले ग्रंथि बताना आवश्यक है कि ग्रंथि मतलब क्या। तो ग्रंथि मतलब क्या? कोशिका का या ऊतक का समूह जो किसी न किसी चीज का क्या करे? स्त्रावण करती है। साथ ही जो स्त्रावण के साथ साथ किस मुख्य रूप से कौन सी दो चीज? तो एक एंजाइम होता है और दूसरा कौन सा होता है? हार्मोन। उसके साथ क्या अन्य चीजें? तो हाँ, स्वेद है, कोई अपशिष्ट पदार्थ, जैसे हमें पसीना आता है तो हम बोलते हैं कि इसके साथ थोड़ी बहुत मात्रा में यूरिया भी निकलता है। जब हमें उत्सर्जन पढ़ा था तो यही पढ़ा था कि थोड़ी बहुत मात्रा में क्या निकलता है? यूरिया भी निकलता है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो ग्रंथि होते हैं हार्मोन या एंजाइम के साथ कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी निकालते हैं। तो उसके पहले हम ग्रंथि के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें।
तो विटामिन वाला पोर्शन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले कौन सा पोर्शन पढ़ेंगे, हार्मोन हेडिंग डालिए, लेकिन उसमें वही ग्रंथि वाला सिस्टम आपका पूरा आ जाएगा। देखते हैं पहला वाला लिखा है, शरीर के अंदर ऐसी संरचना जो किसी न किसी रस को क्या करे, स्त्रावित करे, वही क्या कहलाती है, ग्रंथि कहलाती है। यह कितने प्रकार की मिलेगी, तो मुख्य रूप से दो। मैडम मिश्रित का नाम क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि वो मिक्स्ड है, वो दोनों काम करेगी, तो हम उसको बाद में ही पढ़ेंगे। पर मुख्य रूप से कितनी ग्रंथि, तो दो ग्रंथि मिलेगी। कौन सी, बहिस्रावी ग्रंथि, और दूसरी कौन सी होती है, अंतःस्रावी। उसी को अगर इंग्लिश में दे तो ये आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है और इसे इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इतना समझिए कि दो ग्रंथि होती है, एक बाह्य और एक अंतःस्रावी। बाह्य स्रावी को देखे तो ये वाहिनी युक्त ग्लैंड है, वाहिनी मतलब नलिका वाली, और इसको एक और चीज कहते हैं, इसे डक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डक्ट। डक्ट मतलब वाहिनी होती है, जो एंजाइम का स्त्रावण करते हैं। जैसे आपकी कौन कौन सी ग्रंथि है, श्वेत ग्रंथि है, सीबोसियस से तेल वाला जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसे सीबोसियस ग्रंथि कहते हैं। फिर एक और ग्रंथि है लीवर, लीवर को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। फिर चलते हैं अग्नाशय, अग्नाशय को हम इधर भी रखेंगे और इधर भी रख सकते हैं। और एक और है आपकी लेक्रेइन ग्रंथि, जो आपके यहाँ पर होती है आंखों में, अश्रु के लिए जो ग्रंथि होती है, जैसे रोते भी हैं कभी कभी, अपने आप ही आंसू आने लगते हैं तो बोलते हैं क्या हो गया, तो ज्यादा इकट्ठा हो गया तो क्या हो गया, आ गया है, पहली चीज। दूसरा, खुशी के भी आ सकते हैं, दुख के भी आ सकते हैं, तो वो हमारे इमोशन, और कहीं ना कहीं इमोशन के लिए ब्रेन जिम्मेदार होता है। तो वह जो अश्रु के लिए जो ग्रंथि होती है, वह ग्रंथि कौन सी होती है, लेक्रेमाइल ग्रंथि होती है। और ये सारी ग्रंथियां जो होती है डक्ट वाली होती है, मतलब अपना जो सेक्रेशन है नलियों में छोड़ती है, इसीलिए इन्हें कौन सी ग्रंथि कहते हैं, बहिस्रावी या डक्ट वाली ग्रंथि कहते हैं। जब मैंने आपको त्वचा पढ़ाया था क्या, तो उसमें लेयर पढ़ाई थी, ऐसे डब्बे वाला बनाया था, और उसमें कहा था कि बोल ये पहली लेयर जो डेड होती है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसे करके पढ़ाया था। और बताया था कि त्वचा पे अगर आपका रोम है, तो वो रोम भी ऐसे बाहर से, यहाँ से ही नहीं उगे, वो भी कहाँ से, अंदर से आए, ऐसे ही कुछ की जड़ भी होगी उसकी। वहीं आपको देखा था कि एक ग्रंथि है, और जो अपना सिक्रेशन नलियों के द्वारा क्या कर रही है, बाहर छोड़ रही है, जिसे हम श्वेत ग्रंथि कह रहे थे, कि वहां पर पसीना या जो भी चीज इकट्ठा होता है और धीरे धीरे वो नलियों के द्वारा क्या कर रही है, बाहर छोड़ रही है। तो वह जो ग्रंथि है, वह ग्रंथि कौन सी थी आपकी त्वचा में, श्वेत ग्रंथि थी। तो उस डक्ट में छोड़ रही है सिक्रेशन, मतलब कौन सी ग्रंथि हो गई, बहिस्रावी ग्रंथि होगी। वही चलते हैं इंडोक्राइन वाली, यह वाहिनी विहीन मतलब डक्टलेस, इसको आप क्या लिखेंगे, वाहिनी विहीन, या इसे नाम ले लीजिए आप डक्टलेस ग्रंथि है, जो हार्मोन का स्त्रावण, बहिस्रावी मुख्य रूप से एंजाइम का स्त्रावण करती है, और अंतःस्रावी ग्रंथि मुख्य रूप से किसका स्त्रावण करती है, हार्मोन का स्त्रावण करती है। और एक और नाम है इसी के साथ, एक नाम है थॉमस एडिसन, फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी। अब इंडोक्राइनोलॉजी भी एक वर्ड आया है, यह वर्ड क्या है, तो जब हम कौन सी ग्लैंड का अंतःस्रावी ग्रंथि और उसके हार्मोन का अध्ययन करते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा किस नाम से जानी जाती है, इंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जानी जाती है। और इनके जो फादर हैं वो कौन है, तो थॉमस एडिसन को, इसका ये नाम याद रखिएगा, एक बार आ चुका है। थॉमस एडिसन को एंडोक्राइनोलॉजी के क्या कहते हैं, पिताजी या फादर कहते हैं। इतना समझ में आया। अब थोड़ा सा मैं और आपको हार्मोन और एंजाइम बता देती हूँ कि हार्मोन और एंजाइम क्या है। नाम तो सुने, जैसे अभी टाइलिन का नाम भी सुना होगा आपने, है ना, फिर इंसुलिन का नाम भी सुना होगा आपने। तो देखिए, पहले हम अगर एंजाइम का डिस्कस करें, तो यह अगर कहें तो यह जे अणु है। क्या है यह, जे अणु है, मतलब बायोमोलिक्यूल समझ लीजिए, ठीक है, कि यह क्या है, जैव अणु है। और एक और तरफ लिख देती हूं मैं, हार्मोन। ये थोड़े से केमिकल होते हैं, स्टेरॉइड जैसे नाम कभी मार्केट में भी मिलते हैं, हार्मोन की जो धावक होते हैं, वो अच्छी दौड़ के लिए स्टेरॉइड वगैरह ले लेते हैं। तो वही कि हार्मोन दोनों ही मार्केट में मिलते हैं, लेकिन हार्मोन मोस्ट ऑफ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, केमिकल होते हैं, आधे एंजाइम भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम तो हम हार्मोन को क्या किस में गिनते हैं, केमिकल में गिनते हैं। ये जो होते हैं जैव अणु है, और ये जो है थोड़े से भारी होते हैं। कैसे होते हैं, किसकी मृत्यु किसको लगवा लेते हैं,
वो ज्यादा ले लेते हैं, इसलिए जो ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, ज्यादा उत्तेजित हो जाते, ज्यादा जोड़ते हैं, तो हो सकता है उनकी कोई शिरा धमनी फट जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो मृत्यु हो सकती है। इस केस में मृत्यु हो सकती है। अचानक यूं नहीं कि ले लिया तो नहीं। एक कहानी है, चलो बाद में सुनाएंगे उसकी, बाद में ही सुनाएंगे। ये थोड़े से भारी होते हैं और उसकी अपेक्षा ये कैसे होते हैं, हल्की, और यह रासायनिक भी हो सकते हैं। साथ में यह कुछ प्रोटीन के भी बने हो सकते हैं, और एंजाइम जो होते हैं ये भी प्रोटीन के भी बने हो सकते हैं। मतलब इसमें तो सिर्फ मैंने प्रोटीन ही लिखा है, लेकिन यहाँ रखिए कि ये रासायनिक और साथ में किसके, प्रोटीन के बने होते हैं। और ये कैसे होते हैं, तो ये थोड़े से हल्के होते हैं, हल्की लिख दिया है, कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। और क्या कुछ अंतर है क्या, तो हाँ भैया, ये किसके द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं, तो बाह्य स्त्रावी ग्रंथि के द्वारा, और ये किसके द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं, तो ये अंतःस्त्रावी ग्रंथि का प्रोडक्ट है। उसी के साथ जो एंजाइम होते हैं ये जिस ग्रंथि से निकलते हैं उसी के आसपास अपनी क्रियाएं दर्शाते हैं। कहाँ, जहां से निकले, जैसे लीवर से निकला एंजाइम, पर लीवर से तो हालांकि कोई एंजाइम नहीं निकलता। क्वेश्चन यही पूछते हैं कि लीवर जब पित्त रस बनाता है तो पित्त रस में क्या कोई एंजाइम होता है क्या, तो नहीं होता। तो दूसरा और कोई सी ग्रंथि ले लेते हैं, जैसे अग्नाशय है, तो अग्नाशय में से कोई एंजाइम निकला है और वो कहाँ जाता है, डिओडिनम में जाता है तो पास की ही ग्रंथि में जा रहा है, तो वो पास की ही ग्रंथि में जाके अपना कार्य करता है। तो एंजाइम ज्यादा दूर तक नहीं जाते, वो जहां से स्रावित होते हैं उसी के पास अपना रिएक्शन या शो करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम हार्मोन देखें तो ये जिस ग्रंथि से निकलते हैं जरूरी नहीं है कि उसी के पास क्या करे, वह क्रिया करे। ये कहीं और जाकर भी टारगेट ऑर्गन पर, या ये लिख देती हूँ मैं कि ये कहाँ जाकर, टारगेट ऑर्गन या टारगेट सेल पर जाकर क्या करते हैं, अपनी क्रियाएं करते हैं। जैसे पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, सबको पता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारी ग्लैंड पर क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो सारी ग्लैंड तो अलग अलग जगह है, अब अलग अलग है, तो वो क्या वहां से निकला हुआ हार्मोन से पिट्यूटरी को ही कंट्रोल करेगा कि दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, तो वो कहीं और जाकर भी कंट्रोल कर रहा है। तो जो हार्मोन होते हैं वो वहीं निकले और वहीं पर क्रियाएं नहीं करते हैं, उन्हें रक्त के साथ मिला दिया जाता है। और वो टारगेट ऑर्गन जहां उसे बोला है कि भैया वहां जाके तुझे काम करना है, तो वो वहां जाएगा, रक्त के साथ टारगेट सेल को पहचानेगा और वहां उसकी क्रियाएं दिखाएगा। लेकिन जो एंजाइम होता है वह ग्रंथि के आसपास ही अपनी क्या करता है, क्रियाएं दिखाता है। ये मुख्य रूप से अंतर है। दूसरा, जो एंजाइम होते हैं वह यह तो क्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन यह क्रिया में पार्टिसिपेट बहुत कम करते हैं। यह उत्प्रेरक की तरह या कैटेलिस्ट की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह कार्य करते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम कैटेलिस्ट या उत्प्रेरक की तरह, जो क्रिया को बढ़ाने में सहायता करते हैं, ना कि उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मैंने बोला था कि एक रेनिन और पेप्सिन नाम के दो एंजाइम होते हैं, न लिखा था और बोला था प्रोटीन को तोड़ते हैं, ये लिखा था। तो प्रोटीन को तोड़ रहे हैं, तो प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ रहे हैं, तो वो जो एंजाइम तोड़ रहा है वो रेनिन या पेप्सिन होगा। लेकिन वो सिर्फ क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो क्या उसमें मिलके घुल के कुछ नया प्रोडक्ट बना क्या, तो कभी नहीं बताया। ऐसा ही बोला कि प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ने के लिए या छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने के लिए हम रेनिन या पेप्सिन का काम करवाते हैं, पेप्सिन काम करता है। तो पेप्सिन सिर्फ क्या करता है, समझो कि ये कोई एंजाइम है, यहाँ बना देती हूँ कि एंजाइम ऐसे विभिन्न आकार के होते हैं और यहाँ पर कोई प्रोटीन का मॉलिक्यूल आया है, समझो ये एंजाइम है और यहाँ पर प्रोटीन का कोई मॉलिक्यूल है। तो यह एंजाइम क्या करेगा, आगे जाकर इसको बाइंड करेगा, इसके खंचे में हो गया बाइंड, और फिर आगे जाके जो एंजाइम है वह अलग हो जाएगा। मतलब ये वापस दूसरे वाले को खोजने चला जाएगा कि और कोई ऐसा गोला हो तो उसको तोड़ दूं, और जो आपका ये जो प्रोडक्ट था, जो मैंने कुछ भी जो भी बनाया है, वह आपके दो भागों में क्या हो सकता है, टूट सकता है। तो ये वापस अलग हो गया, तोड़ने का काम था। मतलब ये क्रिया में क्या करता है, सिर्फ उसको बढ़ाने में हेल्प करता है,
बाकी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। मतलब मोस्ट ऑफ हार्मोन जो होते हैं किसकी तरह बिहेव करते हैं, कैटेलिस्ट, या उसे अगर हिंदी में कहें तो उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, और ये तो इस वाली कहानी समझ में आई गई होगी कि ये कहाँ जाके फंक्शन करता है, टारगेट सेल पर फंक्शन करता है। और हमें आज का जो टॉपिक है वो भी हमारा कौन सा है, अंतःस्रावी ग्रंथि और उससे रिलेटेड हार्मोन है। पहले तो हम वो ग्रंथियां देख लें जो हमें पढ़नी है, देख लें। तो कौन कौन सी ग्रंथियां होती है जो अंतःस्रावी तंत्र में या अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा है। तो देखिए, दिख रहा है फोटो, हाँ या ना, दिख रहा है। इंडोक्राइन सिस्टम, सबसे पहली जो ग्रंथि अगर हम नाम लेते हैं तो पिट्यूटरी का ही लेते हैं। पोजीशन भी ध्यान रखना कि मस्तिष्क में पाई जाने वाली कौन सी ग्लैंड है, तो कौन सी सबसे, हाइपोथैलेमस को थोड़ा ब्रेक देते हैं हम। सबसे पहले जो ग्लैंड होती है, अगर कोई मनुष्य ऐसे खड़ा है तो यहाँ इधर वाला मध्य वाले जो पोर्शन में आपको कौन सी ग्लैंड मिलेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड मिलेगी। उसी के नीचे एक और जगह मिलेगी आपको, तो जिसे हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं। अगर सबसे छोटी ग्रंथि पूछे आपसे कि कौन सी है, तो बहुत सारे पिट्यूटरी को बोलते हैं, लेकिन सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, पीनियल ग्लैंड है। और अगर पीनियल ग्लैंड ऑप्शन में ना हो तो फिर कौन सी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी। तो पोजीशन दोनों, दो ग्रंथियां आपकी कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, मस्तिष्क में मिलेगी। मैडम ये हाइपोथैलेमस क्यों लिखा है, तो इसका बड़ा आईएमपी रोल होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्लैंड होती है या ग्रंथि होती है वो सब ग्लैंड को कंट्रोल करती है, यही मास्टर ग्लैंड, लेकिन इसको भी एक चीज कंट्रोल करता है, वो कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस आपका ब्रेन का पार्ट है, और इससे जो चीज निकलती है या जो केमिकल या हार्मोन निकलते हैं वो किसको कंट्रोल करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करते हैं। मतलब इसकी भी मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस होता है, लेकिन उसको ग्लैंड के रूप में हम नहीं, जब हम ब्रेन पढ़ते हैं तो उस ब्रेन वाले पार्ट में हम हाइपोथैलेमस पढ़ा जाता है। उसी के साथ आपका जो यहाँ वाला जो पोर्शन होता है जिसे हम नेक कहते हैं, वहां पर जो ग्रंथि मिलेगी, तो एक ग्रंथि तो मिलती है थायराइड, और उसी के साथ ऐसे बटन बटन यहाँ पर ही आपको बटन लाइक स्ट्रक्चर में कौन मिलता है, पैराथायरॉइड मिलती है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड, और उसके बाद पढ़ेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड। और अगर एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे बड़ी वाली ग्रंथि का अगर नाम ले तो फिर आपकी कौन सी ग्लैंड होती है, थायराइड। छोटी तो बता दी पीनियल, पीनियल ऑप्शन में ना हो तो क्या लगाना है, पिट्यूटरी। और उसी के साथ दूसरी ग्लैंड कौन सी है आपकी बड़ी वाली, तो कौन सी है, थायराइड। उसी के जस्ट नीचे एक और ग्लैंड मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं, पैराथायराइड। इनके तो हिंदी में भी अलग नाम, जैसे इसका पीयूष ग्रंथि होगा तो इसका होता है अवटू, है ना, इसका नाम क्या है, अवटू ग्रंथि। और जो पैराथायराइड होती है इसका नाम होता है पैरा अवटू ग्रंथि। फिर चलते हैं, एक और ग्रंथि मिलेगी आपको चेस्ट के नीचे, जहां कल स्टर्नम बताया था उसी वाले एरिया में कौन सी ग्लैंड है, तो थाइमस। ये बचपन में तो बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे ये गायब होनी शुरू हो जाती है। फिर आगे चलते हैं हम, ये लसिका ग्रंथि का भी काम करती है, मतलब यहाँ पर लसिका या लिम्फोसाइट का निर्माण भी होता है। फिर चलते हैं हम पेनक्रियास, यह, हाँ, इस ग्रंथि का एक विशेषता है कि इसे हम एक और नाम देते हैं, मिक्स्ड या मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब मिश्रित का मतलब है कि वो दोनों कार्य करें, मतलब इसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का कार्य करती है। वही आपकी कौन सी है, अग्नाशय है, और इसमें से हार्मोन भी निकलते हैं और इसमें से एंजाइम भी निकलते हैं। आगे देखेंगे कौन से हार्मोन और कौन से एंजाइम निकलते हैं। उसके साथ थोड़ा और नीचे चलते हैं तो किडनी के पास आपको दिखेगी, किडनी की टोपी जैसी सरच, मतलब टोपी के समान, उसे हम एड्रेनलिन ग्लैंड कहते हैं, जिसे हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। उसी के साथ आगे चलते हैं तो फीमेल में आपको एक और ग्लैंड मिलेगी जिसे ओवरी या अंडाशय कहते हैं। तो ओवरी का अंडाशय, यहाँ से दो हार्मोन रिलीज करेंगे या किए जाते हैं। और फिर है आपका टेस्टिस, जो मेल होता है उसमें टेस्टिस एक ग्लैंड होती है, और इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। तो महिला में महिला जैसे गुण या जो भी होता है वो कौन, अंडाशय वाला पोर्शन, और जो पुरुष होता है जिसमें वृषण जिसे कहते हैं, वहां से
या टेस्टिस जो है वो वाला कंट्रोल चलता है। मतलब बाकी तो ह्यूमन में सारी ग्लैंडें मेल और फीमेल में सेम ही है, लेकिन एक जगह जाकर कहाँ डिफरेंस हो जाता है कि फीमेल में आपको अंडाशय मतलब अंडाशय ग्रंथि मिलेगी, और पुरुष में कौन सा टेस्टिकल या आपका टेस्टिस या जिसे वर्षण कहते हैं वो वाली ग्रंथि मिलेगी। और ये कुछ पूरा ओवरऑल मिलकर ये जितना भी ग्रंथि है सारा सिस्टम कौन सा सिस्टम बनाता है, एंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले तो हमें पोजीशन पता होनी चाहिए कि आमाशय के पास वाली ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो पेनक्रियास है। किडनी के ऊपर जो ग्रंथि होती है तो वह कौन सी मिलेगी। मुझे बताया कि मस्तिष्क में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी, मास्टर ग्लैंड कौन हुई, गले में जो ग्रंथि होती है थायराइड। और अगर थोड़ा और पूछे कि जो रक्त अगर हार्मोन से पूछेंगे तो फिर हम पैराथायराइड। और चेस्ट में कौन सी ग्लैंड, थाइमस। बता पाओगे तो पोजीशन सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए। फिर चलते हैं हम अंतःस्रावी बाह्यस्रावी पढ़ लिया है, कुछ और आपके लिए जानकारी है पहले ये पढ़ देते हैं। लिखा है कुछ, देखिए 1855 में एडिनलिन कोर्टेक्स की बीमारी एडिसन का पता लगाया था। तो ये आपको ईयर याद रखना है। एडिसन एक रोग भी है जो हम जब किडनी वाली ग्रंथि पढ़ेंगे तब वहाँ डिस्कस करेंगे। फिर हार्मोन शब्द का व्यवहार उत्तेजक पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम 1905 में किसने किया था, स्टार्लिंग ने किया था। ये वाला याद रखना है आपको। बेलिस स्टार्लिंग ने 1903 में पहला हार्मोन सेक्रेटिन का आविष्कार किया था जो आपके अग्नाशय से रिलेटेड है। ठीक, फिर अग्नाशय को एक्सो व इंडो दोनों प्रकार की ग्रंथि का उदाहरण है, अर्थात इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ये आया हुआ भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट अंतःस्रावी ग्रंथि में कौन कौन सा तंत्र आएगा, कौन कौन सी ग्लैंड है, तो पीयूष है, थायराइड है, पराउटू या पैराथायरॉइड है, एडिनलिन है, पीनियल है, थाइमस है, अग्नाशय है, और जनन ग्रंथि मेल में अलग और फीमेल में अलग। नेक्स्ट चलते हैं जो सबसे पहली जिस ग्रंथि को हम कौन सी ग्लैंड कहते हैं, पीयूष ग्रंथि, और इसका स्पेशल नाम कि मास्टर ग्रंथि जिसे कहा जाता है वह ग्रंथि आपकी कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है। मास्टर ग्लैंड लिखा है, कहाँ इसकी स्थिति है, तो स्थिति कहाँ मिलेगी इसकी, ब्रेन में। थोड़ा सा और याद रखना है कि यह स्फेनोइड हड्डी की सेला टर्सिका नामक गड्ढे में पाई जाती है। जब हम ब्रेन का पूरा डिस्कस करेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगी कि देखो यहाँ पर आपकी पीयूष ग्रंथि स्थापित है। जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट होता है उसके आगे पीछे आपको ये ग्रंथि देखने को मिलेगी। फिर चलते हैं इसके कार्य। तो यह शरीर में सबसे पहला वृद्धि पर नियंत्रण, क्योंकि आगे चलेंगे तो वृद्धि हार्मोन का सामना करना पड़ेगा, और हमें लगता है कि वह थायराइड ग्लैंड जो होता है वृद्धि पर नियंत्रण करती है, तो क्या वो करती, लेकिन नहीं, जो पीयूष ग्रंथि होती है वह वृद्धि पर कंट्रोल करती है, उसके द्वारा ही थायराइड ग्लैंड को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो पहला वृद्धि पर नियंत्रण। फिर है आपका मादा में अंडे, यहाँ अंडे का मतलब अंडाणु है, वह पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण में भी कौन हेल्प करता है, पीयूष ग्रंथि। दुग्ध उत्पादन पर नियंत्रण, मतलब जो आपके मेल और फीमेल है, तो मेल में तो दुग्ध स्त्रावण होता नहीं है हालांकि, लेकिन जो फीमेल होती है वो भी कैटेगरी की, जैसे बकरी भी हुई, भैंस भी हुई, तो जो दुग्ध स्त्रावण के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वह भी कौन है, आपकी पीयूष ग्रंथि। वहां से जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं वह जो आपकी स्तन ग्रंथियां होती है उसको भी कंट्रोल किया जाता है उससे। फिर उपापचय पर नियंत्रण, आपके शरीर में जो भी अपचयन उपचयन क्रिया होती है, टूटना जुड़ना होता है, उस पर भी नियंत्रण कौन करता है, पीयूष ग्रंथि करती है। तो कुछ बिंदु है जो पीयूष ग्रंथि के मुख्य कार्य के रूप में जाना जाता है। नोट, इस ग्रंथि के अधिक स्त्रावण से ग्रोथ हार्मोन व्यक्ति को लंबा व बोना भी हो सकता है। अगर अधिक हुआ तो लंबा हो जाएगा, कम स्त्रावित हुआ तो व्यक्ति बोना रह जाएगा। एक और चीज, बोनेपन के 2-3 कारण हो सकते हैं, या तो उसमें हार्मोन डिस्टर्ब है, दूसरा उसमें जीन डिस्टर्ब है कि जीन के कारण वो जीन आया ही नहीं जो उसको लंबा करे। तो 2-3 कारण होते हैं कि बोनापन के भी। तो किसी से बात करे कि तू बोना है तो तेरे में हार्मोन की कमी है, तो ऐसा भी हम सीधे नहीं कह सकते हैं उसको, ठीक है। हाँ, जैसे कोई होगा तो अगर उसे आप सीधे ना कहें, फिर है आपका पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन। पहला हार्मोन दिख रहा है क्या, कौन सा है,
HTH तो मैं भी बोलूंगी, पूरा नाम बताए जरा इसका। हाँ, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। और यही हार्मोन एक नाम और से जाना जाता है, हाँ भैया सही बोल रहे हो आप, इसे ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन कहते हैं। ठीक है, हाँ यही वाला हार्मोन है। यह शरीर की वृद्धि का नियंत्रण करता है। तो मैंने पहले बोला थायराइड ग्लैंड के साथ साथ आपको एक मोस्ट, अगर पीयूष ग्रंथि से हार्मोन पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा रिलीज या स्रावित किया जाता है, तो किसके द्वारा? आपके पीयूष ग्रंथि के द्वारा। इसकी कमी से बोनापन एवं अधिकता से भीमकायता अथवा एक्रोमेगली नामक बीमारी होती है। बोनापन तो समझ में आता है, छोटा व्यक्ति जो बढ़ ही नहीं पाया है लेकिन दिमाग बड़ा है उसका, ऐसा भी होता है। जैसे भगवान अगर कोई चीज कम देता है तो एक चीज एडवांस में देता भी है उसको, है ना, कि जैसे अगर वो उसके हाथ काम नहीं कर रहे तो उसका दिमाग इतना काम करता है कि वो कलेक्टर बन जाता है। हम भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर मैं तो सिर्फ बता रही हूँ कि उसको एक एडवांस में चीजें दे दी जाती है। चलते हैं आगे। इसकी कमी से बोनापन आ गया, अधिकता से भीमकायता। तो जैसे एक नॉर्मल इंसान जो होता है उसकी हाइट हेल्थ व्यवस्थित होती है, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ चीज जो भीमकाय मतलब रावण जैसा व्यक्ति, खली जिसे, अब उसने तो हो सकता है कुछ लिया हो, जैसे कभी हार्मोन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो व्यक्ति फैला फूला हो जाता है, मतलब मुंह इतना बड़ा हो जाएगा, हाथ हमारे तो नॉर्मल हमारे 4-5 हाथ उसके एक हाथ बन सकते हैं। तो वह जो व्यक्ति अगर देखने को मिले तो वही व्यक्ति कौन सा व्यक्ति कहलाता है कि उसे भीमकायता, मतलब उसमें जब उसकी ग्रोथ हो रही थी तो वृद्धि हार्मोन इतना स्रावित हुआ कि उसको कैसा रूप दे दिया है? भीमकाया, भीम का रूप दे दिया है। तो वह रोग कौन सा है? तो अधिकता से कौन सा रोग? भीमकायता। कम से कौन सा रोग? बोनापन। और इसी को हम एक और नाम देते हैं एक्रोमेगली बीमारी। किससे संबंधित है? तो पीयूष ग्रंथि। और कौन से हार्मोन से? तो आपके वृद्धि या एचटीएच हार्मोन से रिलेटेड। नेक्स्ट चलते हैं टीएस, जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ग्रंथि नाम आ ही गया है, तो ये वाला हार्मोन कौन सी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा? थायराइड। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये थायराइड ग्रंथि का प्रेरक करता है, मतलब उसे प्रेरक करता है कि कब उसे कौन सा हार्मोन रिलीज करना है। और थायरोक्सिन नाम सुना होगा, थायराइड ग्रंथि से सुना है कि वो मुख्य है। तो थायरोक्सिन हार्मोन कितना निकालना है, कितना कम करना है, सारा कंट्रोल कहाँ से होता है? यहाँ से। और यहाँ से किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। उसके बाद चलते हैं एसीटीएच, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यह एडिनल कोर्टेक्स, अब हमने जब किडनी देखी थी तो किडनी पर भी ऊपर एक हार्मोन है, टोपी वाला, ऐसा वाला, सॉरी ग्लैंड है, और वहां ग्लैंड पर भी हार्मोन निकलते हैं, जैसे इमरजेंसी हार्मोन जो हमारी चिंता भय सबको कंट्रोल करता है, वह वहीं से निकलेगा। तो उस हार्मोन या उस ग्लैंड का भी कंट्रोल कहाँ से है? पीयूष ग्रंथि से। और कौन सा हार्मोन है? एसीटीएच हार्मोन। यह एडिनलिन कोर्टेक्स के स्त्रावन को क्या करती है? नियंत्रित करती है। फिर चलते हैं फोर्थ नंबर, जीटीएच, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। यह जनन अंगों को नियंत्रित करती है। अभी अभी हमने दो ग्लैंड पढ़ी थी, देखी थी, एक अंडाशय वाली और एक वृषण वाली थी। उन दोनों पर जो हार्मोन स्रावित किए जाएंगे, जैसे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। मुख्य जनन 3 हार्मोन होते हैं जो मेल फीमेल में अलग अलग बांट दिए जाते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन मेल का होता है और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन किसका होता है? फीमेल का होता है। तो उसका भी कंट्रोल कहाँ से या किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन या जीटीएच हार्मोन के द्वारा होता है। इसमें आपको या तो अलग से पढ़ें या इसी में दो पढ़ लेते हैं। तो अलग से लिखा है यहाँ पर एफएसएच, पहला इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। शुक्राणु बनने में सहायता व अंडाशय में फॉलिकल में वृद्धि करता है। हमें पता है हमारे इसमें 2 युग्मक होते हैं या गेमिट जिसको बोलते हैं, वो जब मिलते हैं तो निषेचन होता है और फिर नया बेबी या भ्रूण बनता है ना। कि मनुष्य में 2 युग्मक होते हैं, मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। मेल में कौन सा? तो शुक्राणु होता है, और फीमेल में कौन सा होता है? अंडाणु। तो वो भी बनेंगे, कहीं ना कहीं तो बन ही रहे होंगे। तो कहाँ बनते हैं? तो शुक्राणु जो होते हैं वो वृषण में बनते हैं, और जो अंडाणु होते हैं वो किसमें? अंडाशय में बनते हैं। और जो महिला में अंडाशय 2 होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट वाला होता है। तो वहां पर जो फॉलिकल या अंडाणु बनने के लिए जो कोशिका चाहिए होती है उसका नियंत्रण, और साथ में जो शुक्राणु बनने के लिए जो पूरी प्रोसेस होती है उन पर, या शुक्राणु बनने की जो पूरी प्रोसेस को कौन से हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो एफएसएच। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मनुष्य में शुक्राणु और अंडाणु बनने का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि के कौन से हार्मोन के द्वारा किया जाता है? तो एफएसएच के द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट है आपका एलएच। ये दो एफएसएच और एलएच दोनों हार्मोन याद रखना है और इसके पूरे नाम भी आपको याद रखने हैं। दूसरा है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे कहते हैं। यह पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिला में कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन के स्त्रावण में मदद करता है। ये दो हार्मोन यहाँ है। और एफएसएच क्या कर रहा था, तो वो शुक्राणु और अंडाणु के बनने को नियंत्रण कर रहा था। और एलएच क्या कर रहा था, तो यह पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिला में एस्ट्रोजन का स्त्रावण कर रहा है। और ये बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं आपको कि ये हार्मोन किसका है, पुरुषों का, और ये हार्मोन किसका है, महिलाओं का। फिर चलते हैं एलटीएच लैक्टोजेनिक हार्मोन। यह मादा में दूध बनने का काम या उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, जब प्रेगनेंसी के समय जो आपकी दुग्ध ग्रंथियां होती है उसे प्रमोट करने का जो काम होता है वह कौन करता है, एलटीएच नाम से ही। और लैक्टिक अम्ल नाम सुना होगा, लैक्टोस सुना होगा कि लैक्टोस शर्करा कहाँ मिलती है, तो कहाँ मिलती है, दूध में मिलती है। दूध के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन सभी में आपको अगर शर्करा में पूछे तो कौन मिलेगा, लैक्टोस शर्करा मिलेगी। और बोले कि लैक्टिक अम्ल कहाँ मिलेगा, तो मुख्य रूप से कहाँ मिलेगा, दूध में मिलेगा। तो वही कि ल से याद रखिएगा, लैक्टोजेनिक हार्मोन यह दूध से रिलेटेड है या दूध बनने से रिलेटेड है। फिर चलते हैं एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन या एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है। ठीक है, इसके कारण छोटी छोटी रक्त धमनियों का संकीर्णन होता है और रक्त दाब बढ़ जाता है और ये शरीर में जल संतुलन में सहायक होती है। इस पर भी अगर आप 4 चांद लगा ले तो कोई दिक्कत नहीं है कि एडीएच हार्मोन क्या करता है। तो सबसे पहला है जल संतुलन में, ये वाला है क्या, हाँ वही ना। तो जल संतुलन कौन करता है, कल हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था क्या, परसों पढ़ा था। हाँ तो मुझे बताओ कि मैंने वहां पर एक परासरण का नाम लिया था, जल परासरण। किडनी जल परासरण का काम करती है। तो वहां उसको कंट्रोल कौन सा हार्मोन करेगा, एडीएच। आ गया समझ में, वहां से लिंक करना। मतलब ये अकेला यहाँ बैठा बैठा थोड़ी कुछ करेगा, ये किसको जाके बोलेगा, अरे ग्रंथि कौन सी, किडनी को जाके बोलेगा चल रख, तो अब है ना कि वहां पर जाके क्या करेगा, ये जल संतुलन। जल संतुलन का मतलब कि गर्मी के दिनों में पानी कम पीने में आया है व्यक्ति, तो यूरिया में जो पानी की मात्रा है वो कम कर देगा। यूरिया पीला होना, यूरिन जिसे बोलते हैं, सॉरी, कि यूरिन पीला होने निकलेगा, मतलब उसमें पानी का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। और अगर ज्यादा पानी पी लिया आपने भाव में कि आज गर्मी है और मैं पानी अधिक पी लूं, तो फिर यूरिन में जल की मात्रा अधिक हो जाएगी, मतलब उसमें यूरिया की मात्रा कम हो जाएगी, वो हाईली कंसंट्रेटेड नहीं होगा। तो वह जो है ओवरऑल कंट्रोल किसके द्वारा है, एडीएच के द्वारा किया जाता है। उसी के साथ एक और काम करता है, रक्त दाब बढ़ जाता है या कम करना, इसका कंट्रोल करना किसके द्वारा किया जाता है, तो एडीएच के द्वारा किया जाता है। ये है आपके जितने भी हार्मोन थे, यहां से देख रहे थे हम, तो ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन है और सभी कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार की जो ग्रंथियां पड़ रहे हैं उन ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम करता है ओवरऑल वृद्धि हार्मोन। और उसके साथ तो जितने भी हार्मोन है सब जाके किसी विशेष ग्रंथि को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो वृद्धि हार्मोन आपको स्पेशल इससे क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपकी कौन सी ग्रंथि, तो जैसे ही हम सर से नीचे उतरते हैं तो कौन आता है, पीनियल। थोड़ी लेट पढ़ेंगे हम, पहले जैसे ही नीचे उतरे तो गले तक पहुंचे, ठीक है, और गले तक पहुंचे तो गले में कौन सा, थायराइड ग्रंथि, जिनसे टेम्पो ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ठीक, स्थिति गले में ट्रेकिया के दोनों ओर, स्वर यंत्र के ठीक नीचे आगे की ओर, इसके दोनों लोब के पतली पतली रचना स्थमस के द्वारा जुड़े रहते हैं और इससे सिर्फ थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है और वह आयोडीन की अधिकता से। देखिए इसमें 2-4 बिंदु तो आपको स्पेशल याद रखने, इसको अभी थोड़ा साइड में कर देते हैं। लग रहा है मनुष्य जैसा, आंख बना देती। अब माना कि है, ठीक है, और यहाँ वाले ये कार्टिलेज है यहाँ पर, है ना, यहाँ दादाजी, और यहाँ पर ऐसा लड़कों में थोड़ा सा उभरा हुआ पोर्शन है ना, और यहाँ पर वाले इसी पोर्शन में यहाँ आपको कौन सी ग्लैंड मिलेगी,
तो कौन सी, और ये इस आकार में मिलेगी, ऐसे वाले आकार में, ठीक है, यहाँ पर ऐसे वाले आकार में मिलेगी। और कौन सी ग्लैंड है वो, थायराइड ग्लैंड है। दूसरा, यहाँ पर एक थोड़ा सा उभरा पोर्शन भी देखने को मिलेगा, जिसे एडम्स एप्पल लिखा है, तो एडम्स एप्पल वाला पोर्शन भी आपको कहाँ मिलेगा, तो यहाँ गले के पास, थायराइड ग्लैंड के पास ही मिलता है। और ये जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो जो मेल होता है उसमें थोड़ा उभरा हुआ पोर्शन हो जाता है, और फीमेल में क्या होता है, वह दब जाता है, और जिसके कारण जहां से ध्वनि निकलती है तो वो छेद छोटा, हवा के लिए छोटा, और लड़कों का मोटा हो जाता है तो आवाज बड़ी निकलती, जैसे ये है। और कभी यहाँ से खिड़की खुली, थोड़ी सी खुली रह जाती है, वहां से जब हवा आती है तो एक सीटी जैसी आवाज बन जाती है, जैसे वो हॉरर मूवी में कहीं से ऐसी कुछ आवाज आती है सीटी जैसी। तो बहुत कम जगह से जब कोई वायु निकलती है तो वो पतली आवाज बन जाती है। और इसीलिए हमारे वाले पोर्शन की जो आवाज होती है उम्र के साथ कैसी होती जाती है, पतली होती जाती है, जिसकी पिच हाई होती है। और वो किसके कारण के जो आपके एडम्स एप्पल होते हैं वो थोड़े से इधर कम होते हैं, मतलब अंदर दब जाते हैं, जिसके कारण जगह कम हो जाती है, और उधर वाले पोर्शन में क्या होती है, जगह ज्यादा है, तो घोंघरे जैसी जो आवाज हो जाती है वो इस वाले जैसी नहीं। देखो, जब किशोर अवस्था होती है उस समय सबसे ज्यादा चेंजेस होते हैं, है ना, तो वो कहीं ना कहीं इसके कारण ही होते हैं। पर पहले हम थायरोक्सिन हार्मोन पढ़ लें, तो थायराइड ग्रंथि से एक मोस्ट आईएमपी हार्मोन निकलता है, कौन सा है वो, थायरोक्सिन हार्मोन है वह। और वह किसके कारण है, कौन इसको स्रावित करने में हेल्प करता है, तो कौन करता है, आयोडीन की अधिकता पाई जाती है। आयोडीन कौन से हार्मोन को स्रावित करने में हेल्प करता है, या आयोडीन की कमी से कौन सा हार्मोन स्रावित सही नहीं होगा, तो वह कौन है, आपका थायरोक्सिन होता है। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। उसी के साथ पहले कार्य पढ़ लेते हैं। कार्य क्या क्या करता है थायरोक्सिन, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम तथा फास्फोरस है ना, ये फास्फोरस है कि चयापचय क्रियाओं का नियंत्रण, मतलब आपके शरीर में किसको तोड़ना है, कौन सा कहाँ लगाना है, जैसे किसको बढ़ाना है, हाथ पैर जो नॉर्मल तरीके से जो बढ़ते हैं वो बढ़ाना, कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी कहाँ लेके जाना है, क्या करना है, सारी चीजें जो है वो कौन कंट्रोल करता है, तो थायराइड ग्रंथि कंट्रोल करती है। उसी के साथ आपका एक और चीज, हड्डी व दांत, तो अभी कैल्शियम आया ही है, और कैल्शियम के साथ एक और चीज आया है फास्फोरस, इन दोनों का कंट्रोल कर रही है, मतलब इन दोनों का कंट्रोल कहाँ है, हड्डी और दांत। तो इनका कंट्रोल भी, या वृद्धि को कंट्रोल, वैसा तो नहीं कि दांत बढ़ बढ़ के इतना ही बड़ा हो गया, नॉर्मल ही है ना, तो वही कि नॉर्मल है, मतलब इसकी वृद्धि पर भी नियंत्रण कौन करता है। हड्डी भी बढ़ बढ़ के हाथ से बाहर भी नहीं आई है, मतलब वहां पर भी जो नियंत्रण, हाँ तो स्वाभाविक है, बढ़ रहा है, कैल्शियम खाया जा रहा है, तो क्या कभी हड्डी या चमड़ी फाड़ के आ गई है। लेकिन कभी कभी बोलते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी को बैक प्रॉब्लम होती है, एडी में आजकल की ये प्रॉब्लम हो गई, तो डॉक्टर सीधे बोल देता है हड्डी बढ़ गई। मत हाँ, वही कि हड्डी बढ़ गई, तो वो कहीं की भी बढ़ सकती है, नाक की भी बढ़ सकती है, तो वो क्यों बढ़ रही है, कहीं ना कहीं हमारे खाने में डाइट सही नहीं है। और डाइट सही नहीं है मतलब हम आयोडीन का या तो सेवन नहीं कर रहे हैं, या अधिकता से कर रहे हैं, जो भी, मतलब टाटा नमक के अलावा कोई और नमक कर रहे हैं सेवन, और भी बहुत सारे नमक आते हैं, तो जो आयोडीन युक्त नमक नहीं हो सकता, तो हो सकता है थायरोक्सिन हार्मोन क्या है, डिस्टर्ब है, और डिस्टर्ब है तो वो हड्डियों को बड़ा छोटा कर रहा है। पहले तो ऐसा रोग नहीं था। इतना समझ में आया। उसके साथ एक जो क्वेश्चन आया वो मेंढक से रिलेटेड आता है। देखिएगा, पिछले पेपर में एक क्वेश्चन आया है कि मेंढक का कायानंत्रण। अब कायानंत्रण मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। कायानंत्रण का मतलब कि मेंढक जब जन्म लेता है तो सीधे मेंढक के रूप में नहीं लेता है, वो टेडपोल बनता है, मतलब मछली जैसा दिखता है। और उसी मेंढक को मेंढक रूप देने के लिए, यूं कहे कि जो ये पहले तो ऐसा लंबा दिखता है मछली जैसा, और जब वो मेंढक बनता है तो मेंढक बनने की पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, कायानंत्रण कहलाती है। क्लियर है कि मेंढक बनने की पूरी प्रोसेस कायानंत्रण कहलाती है। और इस कायानंत्रण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, थायरोक्सिन हार्मोन। ये याद रखिएगा आप कि मेंढक को, मतलब लार्वा से या टेडपोल से मेंढक बनाने में की क्रिया क्या कहलाती है, कायानंत्रण कहलाती है। और उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, थायरोक्सिन हार्मोन। जो अभी 2022 वाले पेपर में क्वेश्चन आया था तो उन्होंने थायरोक्सिन तो वहां लिखा था क्वेश्चन में, लेकिन खाली जगह करके दिया था कि उस हार्मोन को स्रावित करने के लिए जल में किसकी मात्रा होनी चाहिए। तो जल में किसकी मात्रा, तो वहां पर आयोडीन ऑप्शन भी था, और यही ऑप्शन उसका क्या था, करेक्ट था। तो ध्यान रखिएगा कि चाहे हमारे इसमें थायरोक्सिन हो या मेंढक के इसमें,
ये हमारे इसमें थोड़ा अलग काम है। कायांतरण मतलब हमें भी बड़ा बनाने का काम, हमारी बॉडी बिल्डिंग का काम कौन कर रहा है? तो थायराइड ग्रंथि कर रहा है। वैसे ही मेंढक में कायांतरण का काम भी कौन करता है? थायरोक्सिन। मतलब मेंढक को मेंढक जैसा रूप देने का काम थायरोक्सिन करता है, और उसके लिए भी जल में किसकी मात्रा होनी चाहिए? आयोडीन की। अगर बहुत सारे लार्वा टेडपोल पानी में है और वहां आयोडीन की कमी है तो वो टेडपोल मेंढक कभी बन ही नहीं पाएंगे। और वहां आयोडीन की सफिशिएंट मात्रा है तो टेडपोल के द्वारा क्या थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज किया जाएगा, और वह हार्मोन क्या बन जाएगा? वह हार्मोन मेंढक को मेंढक जैसा रूप दे देगा। उसी के साथ आपने एक इल्ली कीट वगैरह देखे होंगे कि वो जो इल्ली होती है थोड़े दिन बाद तितली भी बन जाती है, मतलब उनका भी कायान्तरण हो रहा है। तो वहां पर जो कीटों का जो कायान्तरण करवाता है तो एक हार्मोन होता है जिसे हम कीट हार्मोन कहते हैं। याद रखिएगा कि कीटों में कायान्तरण तो समझ में आ ही गया है कि उसको जैसे मेंढक है तो मेंढक जैसा बनाना। जो लार्वा होता है या इल्ली का नाम ले तो लार्वा फिर प्यूपा बनता है, फिर पूरा जर्नी होती है और लास्ट में जाके वो बटरफ्लाई बन जाती है। तो उसमें जो कायान्तरण करवाता है वह कौन से हार्मोन करवाते हैं? कीट हार्मोन करवाते हैं। तो इस ग्रंथि के साथ हमें दो चीज और याद रखनी है, याद रहेगी। एक कायांतरण याद रखना है, दूसरा थायरोक्सिन हार्मोन जो मेंढक के लिए जिम्मेदार। पिछले जब पेपर हुए थे तब वहां उन्होंने थायरोक्सिन पूछा था मेंढक से रिलेटेड, और इस बार जब पेपर हुआ तो उन्होंने ये आयोडीन पूछ लिया है। और आप चाहें तो पेपर जब सोल्व करें प्रीवियस ईयर के लगाएं तो वहां आपको ये क्वेश्चन आएगा। थायराइड ग्रंथि समझ आई? कहाँ मिलेगी? इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन करता क्या है? कुछ करता है क्या? क्या करता है? तो शरीर में जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा का जब सेवन करते हैं तो उसके उपापचय मतलब उसका टूटना, कहाँ जाके उसका यूज करना, वो सारा नियंत्रण कौन सी ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? क्योंकि पाचन का काम क्या है? सिर्फ उस खाने को तोड़ देना। अब उस खाने को कहाँ लगाना है, क्या काम करवाना है, सब किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? थायराइड ग्रंथि के द्वारा। जैसे जब हमारे किशोर अवस्था में जब हम आते हैं या 11, 12, 13, 14 उम्र में जब आते हैं, वहां उस समय वृद्धि अधिक होती है हमारे शरीर की, और उस समय अगर हमें प्रोटीनियस डाइट अगर मिल जाए तो हमारे शरीर की बॉडी बिल्डिंग जो है वो सही हो जाती है। और उस समय अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमें कुछ और भी रोग हो, या हमारा हो सकता है शरीर की वृद्धि विकास सही नहीं हो। तो हम जो खाते हैं उसका कहाँ यूज करना है प्रॉपर वे में, वह भी कौन नियंत्रण करता है? थायरोक्सिन हार्मोन या ओवरऑल थायराइड ग्रंथि नियंत्रित करती है। उसकी कमी से कुछ रोग है, हम वो देख लेते हैं। तो कमी से कौन सी, किसकी कमी से? तो जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसकी कमी से विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। जैसे एक रोग तो आपने सुना होगा ग्वाइटर, घेंगा जिसे कहते हैं, तो उसे तो सब परिचित है कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? घेंगा। और घेंगा मतलब फिर वही कि आपका या तो ग्वाइटर कहो आप, और एक और नाम है गलगंड नाम होता है, और वो कहीं ना कहीं कौन सी ग्लैंड से रिलेटेड है? तो थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड है। और भी कोई रोग है तो देख लीजिए। पहला है कमी से होने वाले रोग है क्रेटेनिज्म जिसे कहते हैं, उम्र के अनुसार और विकास न होना, ऐसा रोग कि जिसमें थायराइड ग्रंथि से हार्मोन सही स्त्रावित नहीं हुए हैं और उसके वृद्धि विकास रुक गए हैं। मतलब देखा भी होगा कि आपकी बेच में ही अगर कोई छोटा सा है, मतलब उम्र तो उसकी 21 है और वो बड़ा नहीं हुआ है, मतलब उसे कहीं ना कहीं किस ग्रंथि ने प्रभावित किया है? थायराइड। फिर मिक्सिडीमा, उपापचय खराब होना व रक्तदाब की कमी। तो मिक्सिडीमा से याद रखिएगा कि यह रोग, इस रोग में क्या होता है? आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता कम होता है। और आपने एक देखा होगा एक प्रचलन में गला सूजने वाली एक बीमारी चल रही है, किसे बोलते हैं? थायराइड हो गया है उसे। थायराइड कैसे हो गया? तो ग्रंथि है। और बोलते हैं ना थायराइड हो गया है, गला सूज जाता है, मोटे व्यक्ति को होता है, और उस थायराइड के कारण उसका बीपी भी लो हाई होता है। तो कहीं ना कहीं थायरोक्सिन हार्मोन की कमी, उसी के साथ हाइपोथायराइड रिप्रोडक्शन प्रभावित होता है और व्यक्ति गूंगा व बहरा हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति बांझ भी होता है, और वो बांझपन जरूरी नहीं कि उसे अंडाशय या शुक्राणु के रिलेटेड, या यूं कहें कि वृषण ग्रंथि से ही प्रभावित हुआ है। हो सकता है वो कौन सी ग्रंथि और किस हार्मोन से प्रभावित हुआ हो? थायरोक्सिन हार्मोन से। तो रिप्रोडक्शन प्रभावित होता है और कभी कभी व्यक्ति गूंगा व बहरा भी हो जाता है। उसी के साथ बेस्ट वाला रोग घेंगा, ग्वाइटर, गलगंड, थायराइड ग्लैंड का आकार बढ़ता है जिससे कि गला फूल जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं अधिकता से, ग्रेव्स या टॉक्सिक ग्वाइटर। अधिकता से आंखें फुलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल जाती। नॉर्मल आंख तो ये, पर जो आंखों का बोल का थोड़ा उभरा हुआपन बाहर आ जाता है, तो कोटर से बाहर निकल जाना, इसी रोग को
एक्जेप्थेल्मिया भी कहते हैं। तो एक्जेप्थेल्मिया का मतलब कि आपकी आंखों का क्या हो जाना, आकार छोड़कर बाहर आ जाना। जैसे वो हड्डी नाक बोल रहे हैं कि हड्डी नाक की बढ़ जाती है मैडम, तो यूं तो नॉर्मल आकार है पर वो आकार छोड़कर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो वही कि आपकी आंखों का आकार भी छोड़कर वो वहां छोड़कर जब बाहर आ जाती है तो उस वाली रोग को क्या कहते हैं, एक्जेप्थेल्मिया कहते हैं। और भी कोई रोग है, नेक्स्ट ग्लैंड है आपकी पैराथायरॉइड। बाकी का कल देख ले, इसको थोड़ा सा कल के पोर्शन में आपका खत्म हो जाएगा। साइंस का